हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि के बारे में। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें, बहुत सारी ध्वनियाँ हमको सुनाई देती है, चाहे वो घर हो, दुकान हो, बाज़ार हो, सड़क हो। कई प्रकार की ध्वनियाँ जो है हमको सुनाई देती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, वो क्यों सुनाई देती है, या फिर हम ये कहें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। आपको जो भी गाना, म्यूज़िक जो भी पसंद हो, आप गुनगुनाइए, और गुनगुनाते हुए आप जो है गले के पास अपना हाथ ले जाइए, गले को आप टच कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप कोई गाना गुनगुना रहे हैं या कुछ भी बात भी आप कर रहे हैं, कुछ भी बोल भी रहे हैं आप, तो आपके गले के पास आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, आपके गले में आपको कंपन महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि जो है उत्पन्न होता है, उसके पीछे का कारण होता है कंपन, वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन के कारण से ही बहुत अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वो उत्पन्न होती है। चलिए इसको और अच्छे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कोई भी वस्तु को ठोके, पीटे या कुछ वस्तु गिर जाए तो जो ऐसे ध्वनि उत्पन्न होती है। और जैसे मैंने कहा कि कंपन के कारण से ही, वाइब्रेशन के कारण से ही जो साउंड है, वो जो ध्वनि है, हमको सुनाई देती है। तो आखिर एक्चुअल में होता क्या है जिससे कि ये पूरा प्रोसेस ध्वनि सुनाई देती है? तो दोस्तों, जब किसी भी वस्तु में वाइब्रेशन होता है, यानी कि कंपन होता है, तो होता क्या है, जब ये कंपन करता है तो वहाँ पर मौजूद जो आसपास के जो हवा होती है, जो यानी कि हवा जो होता है, उस हवा के जो कण हैं उनमें भी कंपन पैदा हो जाती है। और ये जो कंपन है वो अपने पास वाले के कणों को कंपित करती है। यानी कि ये जो कंपन जो होता है वो हवा के मॉलिक्यूल्स को भी कंपित करती जाती है, जिसके कारण से ये जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि आप तालाब के में, आप सरोवर में, जैसे भी आपने देखा होगा, एक छोटा सा पत्थर आप मार दो बीच में, तो एक जो तरंग बनता है, जल तरंग बनता है, वाटर वेव बनता है, और वो तरंग जो है धीरे धीरे आगे आकर किनारे तक पहुँच जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी वस्तु में कंपन होती है तो उस कंपन के कारण से हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी कंपन उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से जो ध्वनि है वो गति करते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। और हमारे कान में विशेष प्रकार के पर्दा होता है, तो ये जो कंपन है वो हमारे कान के पर्दे से टकराती है, और कान के पर्दे से टकराने के बाद ये हमारे कान के पर्दे को कंपित करती है। और हमारे जो कान है उसके इंटरनल, यानी कि आंतरिक भाग में जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है, ये संवेदी तंत्रिकाएं जो है हमारे मस्तिष्क को सूचना प्रेषित करता है, जिससे कि हम जो है उस ध्वनि को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में वह ध्वनि किस वस्तु की है, किस पदार्थ का है, गाड़ी का है, मोटर का है, चिड़िया का है, या किसी का भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ध्वनि को संचरण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रवाहित होने के लिए उसको माध्यम की ज़रूरत होती है। और ध्वनि के 3 माध्यम होते हैं। सबसे पहला जो है, हवा ही सबसे बड़ा माध्यम है, जिसके कारण से हम बहुत सारी ध्वनियाँ जो है हम सुन पाते हैं। दूसरा जो माध्यम होता है वो ठोस होता है। ठोस पदार्थ में भी ध्वनि जो है और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जो है गति करती है। तीसरा जो माध्यम है पानी। तो ये जो ध्वनि है उसके 3 माध्यम होते हैं जिसमें ध्वनि जो है गति करती है कंपन के कारण से। चलिए ध्वनि से जुड़ी हुई अन्य कुछ और जो बातें हैं जिसको हम गौर फरमाते हैं। पहला जो होता है आयाम। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक वस्तु है जिसको हम ए मानकर चलते हैं। अब ये जो वस्तु है जब कंपन होती है, यह भी सामान्य स्थिति में है। अब जब इसको हम कंपित करेंगे, किसी से वस्तु से हम उसको ठोकेंगे, पीटेंगे, जिसके कारण से ये कंपित होगा। तो जब ये कंपित होगा तो ये अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर गति करेगी। तो ये जो ए स्थिति से ये बी की ओर जितनी दूर गति करती है, जितना ज़्यादा इसके बीच में डिस्टेंस होता है, जितना, वह जो है इस वस्तु का आयाम कहलाता है। समझ में आई आपको? तो ये जो है इसका आयाम कहता है। तो ये आयाम क्या है आप समझ गए, जितना माध्य स्थिति से जितनी दूरी ये तय करता है, तो यह जो है उसका आयाम कहलाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आवर्तकाल। आखिर आवर्तकाल है क्या? तो कोई भी वस्तु एक कंपन होने के लिए जितना भी समय लेता है,
एक कंपन होने के लिए जितना समय लेता है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आवर्तकाल है क्या। अब दूसरी जो बात है, एक कंपन क्या है, एक कंपन किसे कहें? तो एक कंपन उसे कहा जाता है, एक कंपन आप जैसे कि फिर से इसको हम समझें कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कोई वस्तु है जिसकी माध्य स्थिति ए है। अब ये ए से कंपन होना स्टार्ट होगा तो ये ए से बी में जाएगा और बी से वापस ए में आएगा और ए से सी में जाएगा और सी से वापस जब ए में आता है तो पूरा देख रहे हैं आप, एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक कंपन कहलाता है। तो ये जो होता है एक कंपन होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ध्वनि से संबंधित, जिसको हम कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ध्वनि के लिए। तो आवृत्ति है क्या, फ्रीक्वेंसी है क्या? तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो होता है, कोई भी जो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, एक सेकंड का जो समय होता है उसमें कोई भी वस्तु कितना कंपन कर पाता है, वह जो है उस वस्तु का फ्रीक्वेंसी कहलाता है, उस वस्तु का आवृत्ति कहलाता है। मान लो जाए कोई वस्तु जो है, जैसे हम घंटी बजाए तो घंटी जो है एक सेकंड में मान लो जाए 50 बार कंपन हो रहा है, तो मतलब जो घंटी की ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 50 कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो ध्वनि से संबंधित, इसके कारण से ध्वनि जो है अलग अलग प्रकार से हमको सुनाई देती है। आवृत्ति का SI मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज, और मनुष्य की जो श्रव्य क्षमता होती है वह होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड। ये जो है बहुत ही IMP क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम देखते हैं कि हमको बहुत सारी अलग अलग ध्वनियाँ जो है हमको सुनाई देती है। जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, जैसे कि कोई ध्वनि तीव्र होती है तो कोई ध्वनि मंद होती है, कोई ध्वनि मोटी होती है तो कोई ध्वनि पतली होती है। तो ये जो है वस्तुओं के कंपन के आयाम, आवृत्ति और तारत्व पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जो ध्वनियाँ जो हमें सुनाई देती है उसके पीछे जो तारत्व है, आयाम है, आवृत्ति है, ये जो चीज़ें हैं उस पर निर्भर करती है कि ध्वनि की आवाज़ जो है कैसी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, जिसे इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो आखिर ये है क्या? जैसे कि हम तेज ध्वनि सुनते हैं और मंद यानी कि कम ध्वनि जो है हमको धीमा ध्वनि सुनाई देती है, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो आयाम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आयाम जो ध्वनि करती हुई वस्तु जो है, कंपन करती हुई वस्तु जो है अपने माध्य स्थिति से जितनी दूर जो है जाता है वह उसका आयाम कहलाता है। तो जितना ज़्यादा आयाम होगा उतना ही ज़्यादा ध्वनि जो है तेज होगा, और आयाम जितना छोटा होगा, जितना कम होगा आयाम, ध्वनि जो है उतना ही धीमा होता है। दूसरी और एक चीज़ जो हम अक्सर ध्वनि से संबंधित देखते हैं कि मोटी ध्वनि और पतली ध्वनि, जैसे कि चिड़ियों की चहकना, कोयल की आवाज़, लड़कियों की आवाज़, ये जो है पतली ध्वनि होती है। और उसी प्रकार से हम लड़कों की, जो पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है। तो ये मोटी और पतली आवाज़ होने के पीछे का कारण क्या है? तो ये जो है तारत्व पर डिपेंड करता है। इसे जो है तारत्व कहते हैं या इसको पिच भी कहा जाता है। तो ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि ध्वनि जो है मोटी होगी या पतली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो इमेज है, इसमें जो है ये दर्शाया गया है कि कोई भी वस्तु जो है एक सेकंड में कितने बार कंपन करता है। तो यहाँ पर पहले वाले में आप देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है इसमें एक सेकंड में ज़्यादा बार कंपन हो रहा है, मतलब कि इसकी आवृत्ति अधिक है। तो आवृत्ति अधिक होने के कारण से तारत्व बड़ी अधिक हो जाता है, और तारत्व अधिक होने के कारण से आवाज़ जो है पतली हो जाती है। दूसरे इमेज में देख रहे हैं एक सेकंड में यहाँ पर पहले वाले की तुलना में यहाँ पर आवृत्ति कम है। आवृत्ति कम होने के कारण से तारत्व भी कम हो जाता है, और तारत्व के कम होने से ध्वनि जो है मोटी हो जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं इसके लिए देना चाहूँगा कि जैसे एक आपके पास एक लकड़ी का टेबल है और दूसरा आपके पास लोहे का टेबल है। आप जो है लकड़ी के टेबल को ठोकेंगे तो आवाज़ मोटी आएगी, और लोहे के टेबल को आप ठोकर मारेंगे तो उसमें आवाज़ उसकी अपेक्षा थोड़ी सी पतली आएगी। कारण क्या है कि लकड़ी के जो टेबल है उसमें ठोकने से उसमें कंपन कम होगा, और लोहे के टेबल को ठोकर मारने से उसमें कंपन अधिक होगा। कंपन अधिक होने के कारण से आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होने के कारण से तारत्व अधिक होगा, और आवाज़ उतनी ही पतली होगी। अब हम बात करते हैं ध्वनि के वेग के बारे में
स्पीड के बारे में। तो 1 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी जो है ध्वनि का वेग या स्पीड कहलाता है उस माध्यम में। तो ध्वनि के वेग का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। तो अलग अलग माध्यम में ध्वनि का जो स्पीड है वो अलग अलग होता है। जैसे कि वायु में अलग अलग तापमान में ध्वनि का जो साउंड का जो स्पीड है वो अलग अलग होता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस में वायु का जो स्पीड है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसमें वृद्धि हो जाती है 344 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से जो शुद्ध जल होता है उसमें ध्वनि का जो वेग होता है वह जो होता है 1435 मीटर प्रति सेकंड। ये जो होता है जल में, शुद्ध जल में ध्वनि की वेग होता है, यानी कि हवा से ज़्यादा तेज गति जो है जल में होता है। तो जैसे जैसे माध्यम का जो घनत्व तो बढ़ता जाता है, ध्वनि का वेग भी बढ़ता जाता है। दूसरा हम देखते हैं जो ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि एक इस्पात में अगर हम देखें तो ध्वनि का जो वेग होता है वो 5148 मीटर प्रति सेकेंड, ये जो होता है ध्वनि का वेग जो होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें निर्वात में, अगर हम ध्वनि की बात करें, अगर निर्वात का मतलब ये होता है जहाँ पर हवा बिल्कुल भी ना हो उसे निर्वात कहा जाता है। जैसे कि अंतरिक्ष में हवा बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पर ध्वनि का जो वेग है, गति जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसी कारण से वहाँ पर अंतरिक्ष में अगर आप जाएं तो पास में खड़े हुए व्यक्ति का आवाज़ जो है दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, इसलिए वो जो है इशारों से बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो था महत्वपूर्ण ध्वनि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।